नमस्ते वानर सेना, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम ये वाला सीरीज जो है, क्या है सीरीज का नाम, 11 मोस्ट रिपीटेड असर्शन एंड रीजनिंग, ये वाला करने वाले हैं सीरीज। हंसी आ गई मुझे, क्यों पता है? क्योंकि मैं ये वाला बोल रही हूँ। अब इतने सारे क्लासेस हो गए कि कई बार ना भूल ही जाती हूँ कि कौन सा सीरीज अभी सॉल्व करवाना है। पर ये छोटा सा दिमाग काफी इंफॉर्मेशन जो है ना, स्टोर तो कर पा रहा है। तो यस, सही चीज है, सही चीज है ना, सही दिशा में जा रहे हैं। एनीवे, तो अब बच्चों ये बात आती है कि आप सब मेरे से पूछ सकते हो कि मैम आपको कैसे पता चला कि ये मोस्ट रिपीटेड है, और ये तो क्लास 9th का है, इसका तो आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिला होगा। बात तो सही है, लेकिन आप ये भूल गए कि इससे पहले मैंने 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया हुआ है जो अभी 11th में पहुंच गए। तो उनसे मैंने क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर जुगाड़े, और अभी मैंने कुछ 2-4 शॉर्ट्स भी बनाए हैं जिसपे आप शायद देख भी पाओगे कि मैंने स्क्रीनशॉट लगाए उन क्वेश्चन पेपर्स का। तो बात यह है कि आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एविडेंस भी दे दिया है आप लोगों को। खैर, तो वहां पे जब मैंने देखा वहां पे, और मैंने जो है ना कुछ 20-30 क्वेश्चन पेपर्स जुगाड़े हैं अलग अलग देश के जगह से, और हर साल के क्वेश्चंस देखने के बाद ये पता चला कि ये एक्चुअली में रिपीटेड। इससे बाहर आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिखेगा। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, वैलेंसी, ये क्या चीज होती है ना। तो ये सारे चीजों को समझने का एक बढ़िया तरीका ये है कि ये अगर आपने देख लिया पूरा पूरा, अगर सेशन के एंड तक आपने देख लिया, तो भैया क्लास 9th में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और लेट मी टेल यू वंस अगेन कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे केमिस्ट्री में कहीं नहीं है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है ना, बेसिक फाउंडेशन आपका क्रिएट करता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज 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 इस सेशन को एकदम एंड तक देखना। और एक और बात है बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो, विदाउट मच फर्दर अडू शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल असर्शन एंड रीजनिंग का, ये पूछ रहा है हमसे। इन्होंने असर्शन में एक स्टेटमेंट दे दी है, कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट। ओके, ठीक है। क्या इसे हम ट्रू कह सकते हैं? रीजन देखो, रीजन ये पूछ रहे हैं और रीजन ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। बात तो सही है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, उन सबके मासेस, उन सबके वजन को अगर हम जोड़ देंगे तभी तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब ये कह रहे हैं असर्शन में कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट, बिल्कुल सही है। अब देखो, वाटर की क्या होती है, वाटर की फॉर्मूला होती है H2O, ठीक है। ऑक्सीजन की जो मास होती है वो होती है 16 यूनिट, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 16, 17, 18, 18, तो बिल्कुल सही है ये भी, यानी कि हमारा ट्रू है। तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर? इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि दोनों असर्शन और रीजनिंग जो है बिल्कुल सही है। और जो रीजन है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मानते हो? कोई है यहाँ पे जो कहना चाहेगा कि नहीं मैम हम तो आपसे सहमत नहीं है? मत कहना, क्योंकि ये सही है। अगर आप सहमत नहीं हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल जो है हमारा असर्शन और रीजनिंग का, ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस इज एप्लीकेबल ओनली टू कंपाउंड्स। क्या लगता है, ये बात सही है? सही है क्या ये बात? मुझे तो ये भी बात सही लग रहा है कि हाँ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। यानी कि कहीं से भी ले लो, वो समझाया था याद है कि ऑस्ट्रेलिया से पानी ले लो, हिमालय से पानी ले लो, इंडिया के नाली का पानी ले लो, कहीं से भी पानी ले लो भैया, पानी का जो H2O फॉर्मूला होगा उसमें 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का, यही, राइट? बिल्कुल सही। रीजन पे आते हैं। रीजन देखो क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि a compound always contains the same elements in a fixed ratio by mass। अरे भाई, यही तो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, यही तो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस का डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन, जो भी कहना चाहे कह लो। तो यस, ये भी ट्रू है। यानी कि हमारा आंसर क्या बनता है बच्चा? हमारा आंसर फिर से बनता है कि दोनों असर्शन और रीजन जो है ये करेक्ट है।
और रीजन ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर से बोल देती हूँ, ये आज का मेरा जो है रिपीटेटिव सा तकिया कलाम होने वाला है। तकिया कलाम समझते हो, जब एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हो, जैसे कि कोई बात, कोई लोग कहते हैं ना, है ना, है ना, है ना, वो तकिया कलाम हो जाता है। तो आज मेरा तकिया कलाम है कि मेरे से सहमत हो, नहीं हो तो आपका मार्क्स कट जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना और सहमत भी हो जाना बच्चे। चलो ठीक है, तीसरे सवाल पे पहुंच गए बच्चे। तीसरे सवाल पे देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। गलत हो गया यहाँ पे, ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखो रीजन को, रीजन कह रहा है कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। बिल्कुल सही। देखो ऑक्सीजन का अगर मैं मॉलिक्यूल लूंगी तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, यानी कि मुझे 16 यूनिट और 16 यूनिफाइड मास, यूनिट नहीं होता, यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। देखो मैथ्स में मैं थोड़ी कच्ची हूँ, बट इतना मैं कर लूंगी शायद। 16 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि असर्शन हमारा सरासर गलत है, और हमारा जो रीजन है वो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार ऑप्शंस देखना बच्चे, ऑप्शन में जरा जूम इन कर देती हूँ। ये देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल नहीं कह सकते, ये सहमत नहीं है हम। ऑप्शन बी को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन को देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं, हमारा रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही, ठीक है, सहमत हो? चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल पे पहुंच गए। यार देखो कितने जल्दी जल्दी से हम सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं ना, कितने जल्दी जल्दी से। ऐसा तो नहीं है कि मैं टीचर हूं इसीलिए सॉल्व कर पा रही हूँ, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम भी कर पाओगे बच्चे। एक काम करो, हमने बहुत अच्छे तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो है एक वन शॉट करवाया था, जिसमें 2-2.5 घंटे लगा के मैंने पढ़ाया। इसके बाद इसका रैपिड रिवीजन मैंने करवाया। इसके बाद मैंने जो है 20 मिनट में इस चैप्टर को कवर किया है। इसके बाद जो है इसका आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिया है। अब हम असर्शन एंड रीजनिंग करो। जब आप इतने बार रिपीटेटिवली एक ही चैप्टर को देखते रहोगे तो यार आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता आपको 95 या 98% लाने से। तो क्यों नहीं देख रहे हो सेशंस को, देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहे हैं असर्शन पे कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 40। ओके, और रीजन ये कह रहे हैं कि एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों में ही बहुत अलग अलग चीजें इन्होंने कह दी। चलो ठीक है, ध्यान से सुनते हैं इसको। देखो, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 14। बिल्कुल भी नहीं, एल्यूमिनियम की एटॉमिक मास तो 14 हो ही नहीं सकती, क्योंकि एटॉमिक मास कार्बन का होता है कितना, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और कार्बन जो है एल्यूमिनियम के बगल वाले ग्रुप में आता है, और उसके बाद जो नाइट्रोजन आता है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, फाल्स है, फाल्स, ठीक है। अब देखो रीजन, रीजन ने बोला है कि एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स, मतलब 27 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। देखा बच्चा, अभी अभी मैंने क्या बोला था, कार्बन की मास क्या होती है, 12 होती है। अब उसी कार्बन 12 को अगर आपने 12 बार डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको 12 बार डिवाइड करो, मतलब देखो, समझो 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 समझो, देखो मैंने एक गोला लिया, ठीक है, मान लो ये आपका कार्बन 12 है। अब इस गोले को अगर मैं एक, ये हो गया 2 बार डिवाइड, ये हो गया 4 बार डिवाइड, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 6 बार डिवाइड, ये हो गया 8 बार डिवाइड, ठीक है। अब इसको एक और बार कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया है, ठीक है। एक और बार कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो हो गया 11 और 12 हो गया, ठीक है। 12 बार जब हमने इसे डिवाइड कर लिया, अब इस 12 बार में से, ठीक है, 12 बार में से मैं क्या करूंगी, इनमें से एक जो पीस है ना, पिज्जा का जो स्लाइस है, एक पिज्जा के स्लाइस को यहां से निकालो, ये हो जाएगा आपका कार्बन 12 का, कार्बन 12 का क्या हो जाएगा, ये कार्बन 12 का 1/12 मास, 1/12 मास हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1/12 मास का, 1/12 मास का क्या कर रहे हैं हम, 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
यानी कि कार्बन 12 को 12 बार डिवाइड करने के बाद जब मैंने उसका एक भाग उठाया तो मुझे कितना मिला? एक। सही बात है। अब एक से अगर मैं 27 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एल्यूमिनियम का मास मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये चीज, ये बिल्कुल सही 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 एकदम सही है। तो इसे मैं यहाँ पे ट्रू कर देती हूँ, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन जो कि है असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। इसे हम अपना करेक्ट आंसर मान लेंगे। यस, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यस, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला assertion एंड रीजनिंग जो है ये हमसे कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड व्हिच इज केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। अरे ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, एटम तो अकेले रह नहीं सकता, क्योंकि एटम को क्या करना होता है? उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है। और एटम जो है मारा मारा घूमता रहता है कि कौन मेरा स्टेबिलिटी फुलफिल करेगा, कौन मेरा स्टेबिलिटी फुलफिल करेगा। और वो क्या करता है? एक दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है ताकि वो मॉलिक्यूल बना पाए। तो यस, किसी भी एलिमेंट का अगर सबसे छोटा पार्टिकल आप ढूंढ रहे हो तो वो कौन होगा? वो तो मॉलिक्यूल ही होगा। यस, या तो फिर किसी कंपाउंड का भी अगर आप सबसे छोटा पार्टिकल ढूंढ रहे हो तो वो क्या होगा? वो भी मॉलिक्यूल होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमारा होता है सही सही जवाब। ठीक है, अब देखो रीजन में इन्होंने क्या कहा। रीजन में ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। सही है। अब मैं अगर NaCl की बात करूं, ठीक है, NaCl एक क्या है? कंपाउंड। और ये NaCl क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस NaCl में देखो आपको दो एटम मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएगा सोडियम का और दूसरा आपको मिल जाएगा Cl का। अब मैं अगर पूछूं कि NaCl की एटॉमिसिटी क्या है तो आप बोलोगे मैम 2 है। तो जितने एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये जो रीजन है, क्या ये आपको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि मॉलिक्यूल कैसे सबसे छोटा पार्टिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहा। अगर यहाँ पे कोई वैलेंसी वाली बात इन्होंने लिख दी होती तो फिर हम मान सकते थे शायद, तो फिर हम शायद कह सकते थे कि हाँ ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दोनों के दोनों करेक्ट तो है, रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है आपके असर्शन को। सही बात है बच्चे, समझ आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ आ रहा है ना इस चीज का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चे ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होती है, ये जो मॉलिक्यूलर मास होती है, ये जो एटॉमिसिटी होती है, इनके डेफिनेशन को जरा आप एक पन्ने पे लिख के जो है बार बार इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनसे सवाल बहुत सारे बनते हैं और आपको आपने आपके एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में, आपके प्री बोर्ड्स में, आपके सॉरी प्री बोर्ड्स तो आपका नहीं होता है 9th में, है ना, आपके हाफ ईयरली में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें दिख जाएंगे अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर इंक्लूडेड है तो एक बार देखते हैं इसमें असर्शन में क्या बोला है। असर्शन में ये कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है? एवरेज मास होता है एटम का एज कंपेयर टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम। रिलेटिव का मतलब आपको किसी और एटम के साथ उसे कंपेयर करना पड़ेगा तभी तो। अरे आपके चाचा, मामा, फूफा, बुआ जो भी होते हैं ना, वो आपके रिलेटिव होते हैं। कैसे रिलेटिव हुए? क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है किसी के कंपैरिजन में। आपके पापा के कंपैरिजन में वो रिलेटिव है तभी वो बुआ बने हैं। आपके मम्मी के कंपैरिजन में वो रिलेटेड है तो फिर वो मामा बने हैं या मौसी बनी है ना। तो इस चीज से हमेशा याद रखना, रिलेटिव का मतलब है कि आपको किसी और के साथ उसे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम, ठीक है, किसी एलिमेंट का, ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो है वो क्या है? वो एवरेज मास है। ठीक है, एवरेज मास है किस चीज का? एटम का। और इसको आपने किससे कंपेयर किया? इसको आपने कंपेयर किया है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, क्योंकि हमारा स्केल क्या है? हमारा स्केल तो कार्बन 12 एटम वाला ही स्केल है ना। तो किसी भी एटम का अगर आपको मास पता लगाना है, आपको कार्बन 12 के मास के साथ उसे कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है ना। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये रीजन में कह रहे हैं कि कार्बन 14 जो आइसोटोप है,
ये स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस है। हो गया ना गलत, हो गया ना रीजन गलत। अभी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन 12, देखो कार्बन की 3 आइसोटोप होती है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 जो होती है ना, इसे रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग, या फिर मतलब जब भी आपको पता लगाना होता है कि कोई आर्कियोलॉजिकल साइट अगर निकल के आ गई या फिर कोई फॉसिल निकला है बहुत पुराना सा, तो इन सब को जब भी आपको देखना होता है ना कि ये कितना पुराना है, तो ये कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 हमारा बेंचमार्क स्केल नहीं है बच्चे, कार्बन 12 हमारा बेंचमार्क स्केल है। तो रीजन हमारा गलत हो गया, रीजन जो है ये क्या हो गया हमारा, फाल्स हो गया है, ठीक है, रीजन हमारा फाल्स हो गया है। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो क्या हम ऑप्शन सी पे क्लिक करते हैं कि असर्शन जो है ये हमारा सही है और रीजन जो है ये हमारा फॉल्स है। सही बात है, मेक सेंस, बिल्कुल मेक सेंस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। अगले सवाल में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, जब आप मैग्नीशियम को जलाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, अब हवा में ऑक्सीजन ही है, जला रहे हो तो ऑक्सीजन की रिएक्शन तो होगी, ठीक है। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी मास आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो क्या होगा, इक्वल होगा टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो भी जले हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट्स को जब जोड़ोगे तो प्रोडक्ट में आपको उतना ही मास मिलेगा, ये तो बिल्कुल सही है। सही है ना, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसे मैं सही मान लेती हूँ, इसे मैं सही मान लेती हूँ। अब ये रीजन में कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स जो है ये हमेशा ही डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होते हैं। सही है, ये सही लग रहा है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, बताओ। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, देखो किसी भी केमिकल सब्सटेंस को देख लो, ठीक है, H2O देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, सोडियम क्लोराइड देख लो, है ना, एलिमेंट्स जो होते हैं ये डेफिनेट प्रोपोर्शंस में ही होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को देख लो, C6H12O6, है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन, 6 12 6 2 1 1 2, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, NaCl में देखो 1 1, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में बिल्कुल है। लेकिन आप एक बात बताओ, सच्चाई से बताओ, एकदम दिल से पूछो, क्या रीजन जो है ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? आपके हिसाब से कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। सहमत हो मेरे से? सहमत हो मेरे से कि रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को? दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यस दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो बोथ जो है असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट तो, लेकिन रीजन अच्छे से ढंग से असर्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। रीजन कुछ और बता रहा है, रीजन कह रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शंस के बारे में। अगर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कुछ बता दिया होता तो फिर सही होता। असर्शन पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं और रीजन पे इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को चिपका दिया, तो कैसे हो सकता है एक्सप्लेनेशन सही सही? नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, one atomic mass unit equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। सही लग रहा है? सही लग रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? मुझे तो ये सही लग रहा है, मुझे तो ये सही लग रहा है, पर आप मुझे एक बार बता सकते हो कि आपको ये क्या लग रहा है? वन अटोमिक मास, देखो देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मुझे पता है, मुझे पता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वन अटोमिक मास कितना होता है मैं बता देती हूँ। वैसे अगर मैं किलोग्राम की बात करूं तो वन एटॉमिक मास जो होती है ना, वो पता है कितना होता है? वो होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी होता है। अब केजी से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितने लगाने पड़ते हैं? 3 जीरो लगाने पड़ते हैं, तो 3 जीरो यहाँ से काट लो, माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम equals to 1/12th mass of a carbon 12। बच्चों अगर आपको एग्जाम में बाय चांस इन्होंने बोल दिया कि वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू दिस, ग्राम में दे दिया है, और यहाँ पे अगर इन्होंने बोल दिया कि 1.66 into 10 to the power minus 27 kg equals to 1/12th mass of carbon 12 आइसोटोप, तो कार्बन 12 एटम, क्या करोगे? क्या करोगे बच्चे? प्लीज याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लीज याद रखना। फिर भी तब भी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट होगा,
तब भी असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों करेक्ट होगा। गलती से भी गलती करके मत आना एग्जाम पे, मैं बार बार बता रही हूँ। केजी में 10 टू द पावर -27 केजी होता है, ग्राम में -24 ग्राम होता है, ठीक है। तब भी दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। और क्या मैं ये बता सकती हूँ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है दोनों ही करेक्ट है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है असर्शन को, मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, डन। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये लिख रहे हैं असर्शन पे कि एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3 व्हाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ये सही है, हाँ। ओजोन की फॉर्मूला क्या होती है, O3 होती है। तो 3 एटम ऑक्सीजन के जुड़ गए और इन्होंने ओजोन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास O2 है, यानी कि 2 एटम जुड़ गए और 2 एटम ने मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये तो इसको मैं यहाँ पे T लिख देती हूँ, ठीक है। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो दोबारा एटॉमिसिटी का सवाल जो है ये रिपीट हो रहा है, यानी कि एटॉमिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। इसे आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो ये भी जो है ये भी हमारा ट्रू है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि दोनों असर्शन और रीजन जो है ये ट्रू है और रीजन जो है यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, सही, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। बिल्कुल, मैग्नीशियम हैज अ वैलेंसी ऑफ 2 एंड क्लोरीन हैज अ वैलेंसी ऑफ 1। ये क्या लगता है आपको, सही है? हाँ बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अगर आपने बाय चांस भी अगर आपने मेरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर देखा होगा तो मुझे साफ तरीके से याद है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कभी भी किसी का ग्रुप नंबर अगर आप देख लोगे ना, स्पेशली ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वो जो पीरियोडिक टेबल आता है जिसमें अजीबोगरीब जो लेटर्स लिखे होते हैं, उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, सॉरी कुछ आंखों में घुस गया है, उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मैग्नीशियम है वो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ग्रुप 2 में पता है कौन कौन होता है? ग्रुप 2 में होता है आपके बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये होता है आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में बिलोंग करता है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 ही होती है। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गवा सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये क्या कर सकता है, किसी के साथ बॉन्ड कर सकता है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। क्लोरीन के पास वैलेंसी होती है 1। क्लोरीन कहाँ बिलोंग करता है? 17th ग्रुप, ठीक है। उस साइड, राइट साइड पे आप देखोगे कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ठीक है। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन की पता है क्या आदत होती है? क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले चाहिए? 2 चाहिए होंगे आपको, 2 चाहिए होंगे। तो बस यहाँ पे Cl2 लगा दो, तभी तो जाके हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यस, ये जो है जो रीजन है वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। इस बात पे आपको सहमत, आपको मेरी सहमति, आपको मेरे साथ सहमत होना पड़ेगा। सॉरी, सहमत करते करते मैं खुद ही भूल गई कि मैं किस चीज से सहमत हूँ। एनीवे, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट है और यस, रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन ही कर पा रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, अब लास्ट पे आते हैं। देखो ये शायद हमारा आखिरी सवाल है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन नेचर। सही बात है, H2 ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे ट्रू कर देती हूँ। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स फॉर सम एलिमेंट्स। ये भी बात तो सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, अरे भाई एटम्स आपको पता है कि अकेले तो जी नहीं सकते, उनको मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है। कभी वो
3 एटम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, कभी वो 2 एटम का बनाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन को देखो डायटोमिक, नाइट्रोजन को देखो डायटोमिक, हाइड्रोजन को देखो डायटोमिक, क्लोरीन को देखो क्लोरीन 2Cl2 ये भी डायटोमिक है। तो यस, अक्सर आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो दिख जाएंगे, और इंडिविजुअल एटम से तो मॉलिक्यूल हमेशा ही मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी कि मैं ये बिल्कुल लिख सकती हूँ कि दोनों असर्शन और रीजन जो है ये करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है आपके असर्शन को। क्या इस बात से सहमत हो? इस सवाल के जवाब से सहमत हो? होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। चलो जी, इसी बात पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को आपके 20-25 मिनट यहाँ पे दिए, और 20-25 मिनट में मैंने आपको 11 सवाल यहाँ पे करके दिखा दिए। इससे बाहर माँ कसम आपको और कोई सवाल नहीं दिखेगा। इन सारे के सारे असर्शन एंड रीजनिंग को कर लो, मुझे पता है अनडाउटेडली आपके एग्जाम में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई असर्शन दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि इनको जो है जरा सा तोड़ मड़ोड़ के या फिर कुछ थोड़ा सा इधर उधर की बातें इन्होंने पूछ ली, लेकिन यही टॉपिक्स और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएंगे, ये मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ। और प्लीज अगर आ जाए ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना कि हाँ मैम ये सवाल तो आया था मेरे एग्जाम पे, ठीक है। तो विद दिस नोट थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। इस वीडियो को अगर पसंद आया, पसंद किया है आपने, तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरा सा शेयर कर देना, क्योंकि गुड कर्मा इज वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय, lots of love and I'll see you later my Vanar Sena.